केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा, और सीधे गया से मैं लाइव आपके लिए बुलेटिन लेकर आ रही हूं। और गया वो धरती जहां आस्था, परंपरा और धर्म एक साथ सांस लेते हैं, जहां से लोग आस्था से जुड़ाव महसूस करते हैं। और कहा जाता है, कथाओं में, पुराणों में इसका जिक्र है कि भगवान राम और सीता जी यहाँ पर दशरथ जी का श्राद्ध करने पहुंचे थे। और यही फागु नदी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कल कल बहती हुई, यहीं पर श्राद्ध की जो पूरी रस्म है वो अदा की गई थी। गया जो आता है वो तर जाता है। कहा जाता है कि उसे एक तरह से भगवान के श्री चरणों में जगह मिलती है। और अब यही गया की जनता ये तय करने वाली है कि बिहार कहां जाएगा। दूसरे चरण का चुनाव गया में भी होने वाला, और गया से लेकर सीमांचल तक की पूरी रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रहार में शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले जरा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन को ऐसा लग रहा है कि 65 वोल्ट का झटका लगने वाला है। 65% पहले चरण में मतदान हो चुका है, और ये मतदान बता रहा है कि अब जनता घरों से बढ़ चढ़कर निकल रही है, क्योंकि जनता 5 साल बाद अपनी सरकार चुनना चाहती है। हो सकता है कि इसका सीधा फायदा एनडीए को हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ इसका झुकाव जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 65 वोल्ट का झटका महागठबंधन को लगने वाला है। तो क्या लालटेन ने लीड ली है, या अब माहौल चल रहा है एनडीए की तरफ, रुख एनडीए की तरफ ही है? ये तमाम पहलू हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो आपको सुनवा रहे हैं। ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? और देखिए, दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। आज पूरी जो एनडीए की स्टार ब्रिगेड है वो मैदान में उतरी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे यहाँ पर अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, और योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भरते दिखाई दे रहे थे। बुलडोजर के साथ उनका स्वागत किया गया। तो दूसरे चरण के लिए पूरी जोर आजमाइश यहाँ होती दिखाई दी। और अब जरा आपको बताते हैं कि पहले चरण में क्या हुआ है और दूसरे चरण में कितनी सीटों के लिए अब ये ताकत लगाई जा रही है, जोर आजमाइश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ी डिटेल इस पर दे देते हैं। देखिए, पहले चरण में 18 जिले की 121 सीटें थी, जिस पर दांव लगाया गया था और पुरजोर ताकत भी लगाई गई। देखा गया कि बहुत प्रचार हुआ, वार पलटवार हुआ, और 65.08% वोटिंग दर्ज की गई। और ये जान लीजिए कि पिछली बार के मुकाबले, जो पिछली बार का चुनाव था उसके मुकाबले ये जो वोटिंग प्रतिशत है इस बार काफी बेहतर रहा है। दूसरे चरण की अगर बात करें तो जो 11 तारीख को होना है, अभी कुछ ही समय उसमें बचा है, और यही वजह है कि प्रचार का समय कम होने के चलते सारे नेता मैदान में उतरे हुए हैं। 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन कितना वोटिंग परसेंट होगा? क्या 65 से ज्यादा होगा? क्या क्रॉस करेगा 65-70 के करीब पहुंच जाएगा? क्या वोटिंग परसेंटेज होगा? ये बहुत कुछ तय करने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि परसेंटेज आगे बढ़ने के साथ कहा जाता है कि
जनता पूरे मन से मैंडेट देगी, जिसको भी देगी त्रिशंकु नहीं होगी, ये उम्मीद की जा रही है, या किसी एक का पलड़ा भारी हो सकता है। क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से ये जोर आजमाइश चल रही है, गृह मंत्री भी आज पहुंचे थे, अमित शाह जब पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि यहाँ पर जो बिहार के बच्चे हैं वो रंगदार नहीं बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, और इसीलिए पूरी ताकत लगाकर एनडीए का साथ देना, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और गृह मंत्री ने भी इस बात को दोहराया, कहा है कि बिहार में ओसामा की जगह नहीं है, यानी जो बाहुबली है उनकी जगह नहीं है, ये कह दिया गृह मंत्री ने। उन्हें भी सुन लीजिए। की पार्टी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। टिकट देते वक्त लालू के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। सुन लो तेजस्वी बाबू, अब इस भूमि पर, ये बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है, कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं। और चलिए जरा आपको बता देते हैं कि पहले चरण से दूसरा चरण किस लिहाज से अलग है, और यही वजह है कि जो पार्टीज हैं, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, उनकी स्ट्रैटेजीज भी चेंज हो गई हैं। पहले चरण से अगर दूसरे चरण की तुलना करें तो कई लिहाज से अलग है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने डिटेल रख देते हैं। देखिए, क्षेत्र की बात करें तो पहले चरण में शाहबाद, मगध और मिथिलांचल का क्षेत्र था। दूसरे चरण में सीमांचल में चुनाव होने वाला, और ऐसे में फोकस वहां के मुद्दों पर है। फैक्टर्स की बात करें तो पहले चरण में यादव और भूमियार फैक्टर बहुत कारगर था, उस पर पूरा फोकस रखा गया था। लेकिन दूसरे चरण में मुसलमान गेम चेंजिंग फैक्टर हो सकते हैं। इस वाले चरण में, पहले वाले चरण में बाहुबली हावी थे, बहुत सारे बाहुबली नेता यहाँ चुनावी मैदान में थे। अनंत सिंह तो जेल के अंदर से समझिए कि वो मॉनिटर कर रहे होंगे कि उनकी कहाँ कितनी वोटिंग हो रही है। लेकिन दूसरे चरण में ऐसा कोई बाहुबली मैदान में नहीं है। वीआईपी कई बड़े चेहरे यहाँ पहले चरण में थे, तेजस्वी, तेज प्रताप, खेसारी, बहुत सारे, विजय सिन्हा, बहुत सारे नाम थे जो पहले चरण में थे। लेकिन दूसरे चरण में ये वीआईपी फैक्टर भी बहुत असरदार नहीं रहने वाला है। लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र दूसरे चरण में ज्यादा है पहले चरण के मुकाबले। पहले चरण में 2 जिले थे और दूसरे चरण में 6 जिले नक्सल प्रभावित हैं। तो किस तरह से वोटिंग यहाँ पर बढ़ेगी, जो ये पहलू मैंने आपको बताया, इसका क्या एक तरह से विस्तार होगा, पार्टीज की क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, ये जानने के लिए हमारी बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम उनका रुख करेंगे। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मेरी टीम अगर मुझे बता पाए कि कौन कौन जुड़ गया है अब तक, तो मैं दर्शकों को वहां तक ले जा पाऊं, क्योंकि कई चेहरे जुड़ रहे हैं और क्योंकि पूरे बिहार से रिपब्लिक भारत मैसिव कवरेज कर रहा है, जिससे हर तस्वीर हम आपके सामने सच्ची तस्वीर रख पाए। और हमारे साथ पलक अररिया से जुड़ गई हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। पलक, दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है, वहां क्या रंगत देख रही हैं आप? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा क्षेत्र है। अगर अररिया की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो एम फैक्टर रहेगा, यानी मुस्लिम फैक्टर रहेगा। यहाँ पर 50% जो आबादी है वो मुस्लिमों की है और वही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर किसकी सरकार जो है वो बनेगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वोटर्स से ही जानते हैं कि वो इस बार वोट जो है वो किस मुद्दों पर दे रहे हैं और कौन से नेता को वो पसंद कर रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? नाम भी पूछिएगा। बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है। कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी को पसंद करते। कारण ये कि आज़ादी के बाद ये 10 साल विधायक रहे, जितना विकास अररिया में ये किए हैं, कोई विधायक आज तक नहीं। और वैसी को पसंद नहीं कर रहे, उन्होंने भी प्रत्याशी नहीं पसंद। वो वोट कटवा है, वोट काटने के लिए आया, वोट काटेगा जाएगा। वो कह रहे 17% आबादी है बिहार में मुस्लिम का आबादी है, उसका बाप का खरीदा हुआ है क्या किस मुद्दे पर वोट दे? हम विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। कौन सी पार्टी को पसंद? महागठबंधन को। कारण कि नया लड़का है, नया युवक है, वो देश के लिए। और लेकिन यहाँ का विधायक तो 20 साल से मतलब वर्चस्व बना। नहीं, 20 साल से नहीं, 10 साल से है। तो जेडीयू पसंद नहीं आ रही? हाँ, जेडीयू को तो हम लोग अगले बार पसंद किए थे, लेकिन उसका मूड आप जानने की कोशिश कर रही थी अररिया के लोगों का। अमृत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमृत के पास अब चलेंगे। अमृत, देखिए, बिहार की जनता बहुत समझदार है, खूब लिखती पढ़ती है, अखबारों को पढ़ती है, चाय के जो थड़ियां होती है वहां पर चर्चा होती है और उसके बाद मूड सेट करती है कि किसे वोट करना है। वहां क्या देख रहे हैं आप? कहाँ मौजूद है और क्या देख रहे हैं, बताइए दर्शकों को।
बिल्कुल सही आपने कहा कि बिहार की जनता काफ़ी सक्रिय है। इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं और सक्रियता का आलम देखिए कि जहां भी हम जाते हैं और चुनाव पर चर्चा की कोशिश करते हैं, लोग तैयार हो जाते हैं, लोग इन मामलों को समझ रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण का मतदान होना है। मोतिहारी में माहौल कैसा लग रहा है? यहाँ पर चुनाव कौन से मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? चुनाव तो यहाँ पे विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि जो विकास हुआ है वो मोतिहारी में बहुत विकास किया है एनडीए सरकार ने। तो यहाँ पर मतलब मोतिहारी में विकास एजेंडा है जी, बहुत विकास, और एनडीए सरकार ने मिलकर बहुत विकास किया है मोतिहारी। आप बताइए, मोतिहारी में अगर हम बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर समस्या क्या है, समाधान को लेकर किससे उम्मीद है? एनडीए से ही उम्मीद है, क्योंकि यहाँ बिजली, पानी, सड़क सब एनडीए। बदला है, विकास हुआ है, बदला है बिहार। हाँ, बदला है। कितना बदला है मोतिहारी? अगर हम बात करें 5 साल 10 साल में कितने बदलाव आप देख? बहुत बदलाव देख रहे हैं। जैसे सड़क, पहले जैसा सड़क नहीं था, यहाँ पे सड़क है, बिजली है, पानी है, बहुत बदलाव मोतिहारी में हुआ है। अच्छा, सेकंड फेज की यहाँ पर वोटिंग होनी है, कितना उत्साह है? कब जाएंगे आप वोट करने? बस 11 तारीख को सबसे पहले ही जाऊँगा, वोट करके आऊँगा। अच्छा, परिवार के साथ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर सेकंड फेज को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? क्योंकि पहले फेज में वोटिंग हो गई है, तो अब दूसरे चरण का जो मतदान होगा वही बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। माहौल कैसा है? माहौल तो है और लोग वोट करना चाह रहे हैं। ऐसे भी हैं जो छठ में लोग घर आए। दूसरे चरण को लेकर देखिए माहौल खूब बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। आप जहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आप जिस क्षेत्र में है वहाँ की क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कैमूर में हूं और विधानसभा चुनाव प्रचार इसमें चरम पर है, क्योंकि कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 11 तारीख को वोटिंग है और हमारे साथ कैमूर के लोग हैं, कैमूर की जनता है। इन्हीं से जानते हैं कि बिहार का क्या माहौल है। दादा, क्या माहौल है? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। जी, एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? एनडीए का सरकार, रामगढ़ से अशोक सिंह जीत रहे हैं। एनडीए की सरकार आप भी बना रहे हैं? हाँ, दादा क्या कहेंगे? हाँ, एनडीए का, एनडीए की सरकार बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, युवा हैं? भैया इमा तो गरम मसाला बा, जेकर तड़का लग जाए वो निकल जाए। हाँ। तो वो आप वोटर हैं कि नहीं? वोटर हैं। हाँ। क्या मुद्दा? आप, आरजेडी ने कहा सबको नौकरी दूंगा, आपको भरोसा है कि सब हर घर में नौकरी मिलेगी? भैया सबका साथ रहेगा तो सबका विकास रहेगा। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। क्या कहेंगे दादा, क्या माहौल है यहाँ का, कैमूर का? कैमूर का अच्छा माहौल बा। अच्छा माहौल है, तनाव नहीं है? नहीं। बाहर है इस समय बिहार में। तो अशोक जी अच्छा काम किए। वोट डालेंगे ना? अशोक जी आपका वोट तो कटा नहीं है ना एसआईआर में? है वोट आपका, आपने देखा है। तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? नीतीश जी का। जी, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है? यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। अच्छा, त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ, कौन है तीसरा? इसके बाद हम लोग कमल आगे है। तीसरे नंबर पे कौन है? किसको देख रहे हैं आप? भाजपा, आरजेडी है, जेडीयू है, और कौन है? आरजेडी है। तीसरा कौन है? स्वराज पार्टी है, जनस्वराज, क्या कोई बीएसपी है? बीएसपी है। हाँ, बीएसपी भी है मैदान में। अच्छा, हम लोग कमल पे बैठे हुए हैं, इसलिए कमल को हम लोग वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है राघवेंद्र, वहाँ पब्लिक खूब बोल भी रही है और बता भी रही है कि उसका मूड क्या है। आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन क्योंकि आप चुनाव सीमांचल के इलाकों में है, तो एक और फैक्टर है जो बहुत हावी है और वो है एम फैक्टर, यानी मुस्लिम फैक्टर। मुस्लिम किस ओर जाएंगे, इसको लेकर जोर आजमाइश सभी दलों की तरफ से की गई और कुछ चेहरे ऐसे भी मैदान में आए हैं जो पिछली बार की चोट खाए हैं। ओवैसी का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी सीटें उन्होंने पिछली बार 3-4 सीटें जीती, लेकिन सारे जो उनके लोग थे वो खिसक कर दूसरी पार्टियों में चले गए और ओवैसी फिर से कोशिश कर रहे हैं। जन सुराज इसे अपना वोट बता रही है, लेकिन मुसलमान जाएंगे किधर, उनका क्या मूड है? और घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है सीमांचल के इलाके में, क्योंकि घुसपैठ कर लोग आ रहे हैं। एसआईआर जब हुआ तो उसको लेकर भी खूब चर्चा हुई कि जानबूझकर एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन कम से कम जो वोटर लिस्ट थी उसका शुद्धिकरण एसआईआर के जरिए हो गया। घुसपैठिए का ये मुद्दा कितना फायदा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, हर पहलू को हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आज रिपब्लिक भारत से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और ये कहा है कि घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है और इन सभी को बाहर निकाल के रहेंगे भारत से। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा और एसआईआर के जरिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, एसआईआर का असर भी रहा है। एसआईआर के बाद भी हम घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू रहेगा।
और ये जो कहानियां कही जा रही है या ये जो कहा जाता है कि घुसपैठी लगातार घुस रहे हैं बिहार में, वो वाकई सच्चाई है। और ये हमारी टीम ने, हमारे सहयोगी सुमित झा वहां किशनगंज जब पहुंचे तो उन्होंने एक पूरा इलाका देखा जहां पर टेंट के नीचे घुसपैठी रह भी रहे थे। जब उनसे सवाल पूछे गए तो उनके पास जवाब नहीं थे, दाएं बाएं जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और बाकायदा उनको खाने खिलाने के लिए एनजीओज भी मौजूद थे। आखिर ये एनजीओज कौन है जो इस तरह के घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं और ये घुसपैठी आए कहां से, इससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए दे रहे हैं। क्या बिहार की जमीन पर घुसपैठियों का कब्जा है? क्या बिहार में बांग्लादेशियों के टेंट लगे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव में एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी जोर शोर से आवाज उठा रही है, पूछ रही है कि बिहार में घुसपैठियों को शरण कौन दे रहा है। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। चुनावी दावों और वादों से दूर इन आरोपों की हकीकत जानने के लिए हम पहुंचे बिहार के किशनगंज। हमें कुछ ऐसा दिखा जो ये साबित करता है कि घुसपैठियों का जिक्र सिर्फ चुनावी शब्दावली का हिस्सा नहीं बल्कि एक हकीकत है। तस्वीरों में नजर आ रहा एक झंडा जो पहली नजर में कुछ अलग सा लगता है, जमीन पर अस्थायी रूप से गाड़े गए टेंट और कुछ लोगों के द्वारा बांटी जा रही बिरयानी जिसको खाने के लिए लगी लंबी कतार। इन तीन तस्वीरों में बहुत कुछ ऐसा था जो संदेह पैदा करता है। पहला कि यह झंडा किस संस्था का है, दूसरा सरकारी जमीन पर यह टेंट किन लोगों ने गाड़ रखे हैं, तीसरा यह कि आखिर इन लोगों के लिए रोजाना बिरयानी कहां से लाई जा रही है। इन तीन सवालों का जवाब जानने के लिए हम इनके करीब पहुंचे। सरकारी जमीन पर टेंट लगाकर रह रहे इन लोगों से हमने बेहद साधारण सवाल पूछे, जैसे नाम पूछा, कहां से आए हैं ये पूछा। हम लोग का कुसुम्भी जिला इलाहाबाद। इलाहाबाद से आए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सागिरा नाम। ये किस चीज का झंडा है? हम लोग मुसलमान हैं। तो उसी का ये झंडा कौन लगाया? आप लगाए? हम लगाए। हाँ। क्यों? ऐसे लगाए हैं, जहाँ पर रहते हैं मनो मतलब लगा देते हैं। आप घूमती रहती हैं कि? नहीं, हम कहीं नहीं जाते, हमारे लोग धंधे करने मालिक लोग जाते हैं। इलाहाबाद से यहाँ कैसे आ गए? यहाँ रहते हैं, यहाँ हमेशा। कोई लाया है? कोई यहाँ नहीं, कोई नहीं लाया, हम लोग अपने से आए कमाने खाने के चक्कर में। आधार कार्ड होगा ना? जी सर है हमारे आधार कार्ड, अभी हमारे सामान लेकर के धंधा पानी पे गए। कुछ भी कागज नहीं है? कोई कागज नहीं है, आ जाएंगे तो आपको आधार कार्ड दिखा देंगे। साधारण से सवालों का भी गोलमोल जवाब देते ये लोग इस बात को लेकर संदेह पैदा करते हैं कि सरकारी जमीन पर ये टेंट आखिर किसकी रजामंदी से गाड़ दिए गए। क्या प्रशासन को इस बांट की जानकारी नहीं? और वो कौन लोग हैं जो इनके लिए बिरयानी की व्यवस्था कर रहे हैं? आप लोगों को दिखा रहे हैं। अच्छा, ये एनजीओ वाले खाना बांटने आते हैं डेली? जब आते हैं दे जाते हैं, ये बोल रहे हैं कि हमको हमारा क्यों तुम वीडियो बना रहे हो। अच्छा, तो इसमें बारिश होती होगी तो पानी नहीं चला जाता? नहीं जाता, पानी नहीं जाता है। बारिश में भी ऐसे ही रहते हैं? बारिश होगा नहीं सरकारी जमीन पर टेंट लगाकर बैठे इन लोगों में से जब आधार कार्ड को लेकर सवाल पूछा गया तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि उनके घर वाले काम पर आधार कार्ड साथ लेकर गए हैं। हालांकि एक महिला ने आधार कार्ड दिखाया जिस पर उत्तर प्रदेश का पता लिखा था। ये है फरीदा, आपका नाम हुआ? पति का नाम मोहम्मद अमीन। कौशाम्बी। सब कुछ है सर, हम कहना ऐसे आदमी नहीं। नहीं, ठीक है, सिराथू कौशाम्बी। तो यहाँ पर 1 साल से रह रही हैं? नहीं, अभी 15 दिन हो रहा है। वो बोले कि आते हैं सर, हम खंगड़ा में बहुत रहते हैं। यहाँ में आते हैं,
यहाँ अदालत बनी हुई, खंगड़ा मेला लगा हुआ वहाँ। जमीन सरकारी है? हाँ सरकारी, अब क्या जाने, हम अपनी जुग्गी लगाए हुए हैं, घर बनाना है, हम आपके भी दुआरे अपनी जुग्गी लगा लेंगे, खाना कमाना तो आदमी का सकले है। बिहार के किशनगंज में सरकारी जमीन पर इन लोगों को कौन लेकर आया? सरकारी जमीन पर इन्हें अपने टेंट गाड़ने की परमिशन किसने दी? और तो और इन लोगों को रोजाना बिरयानी कौन बांट रहा है? ये वो सवाल हैं जो बताते हैं कि जितना दिख रहा है मामला उतना नहीं, बल्कि कहानी इससे भी बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीमांचल में घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, क्या इसके पीछे के कारण है? आपको थोड़ी डिटेल ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सीमांचल में देखिए 4 जिले 24 सीटें हैं और इसमें मुस्लिम 50% है, 50%। और आप सोचिए 50%, समझ लीजिए कि आप काफी ज्यादा इनका आंकड़ा है और ये डिसाइड करते हैं। जब मामला 50-50 का होता है तो एक तरह से कई बार 50% से ज्यादा होने से ये एक रौ बहला देते हैं या ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। बॉर्डर एरिया बहुत लंबा है, 700+ किलोमीटर खुला बॉर्डर है बांग्लादेश और नेपाल के साथ, और यही वजह है कि घुसपैठ की बहुत कोशिश भी होती है और कई घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। और इसी पर अब नकेल कसने की बात गृह मंत्री कर भी रहे हैं। घुसपैठ को लेकर बीजेपी का यह दावा है कि लाखों बांग्लादेशी वोटर्स लगातार पहुंचते रहे हैं और वो यहाँ छुपकर रहते हैं क्योंकि भारत में सुविधाएं बेहतर हैं और ऐसे में वो ये कोशिश करते हैं कि वो यहीं पर रहें। SIR से क्या हुआ? 65 लाख नाम काटे गए। जब SIR हो रहा था खूब ड्रामा हुआ, खूब राजनीति हुई, खूब बयानबाजी हुई, लेकिन वोटर जो पूरी लिस्ट है उसका शुद्धिकरण हुआ और यही वजह कि अब पूरे देश में भी SIR कराया जा रहा है। बीजेपी ने इसे बोला भी था कि ये सफाई है, वहीं विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, मुस्लिम वोटर हटाने की साजिश इसे करार दिया, जबकि ये घुसपैठियों को हटाने की साजिश थी। ये क्लियर बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा भी गया। लेकिन इसका असर क्या होता है? कैसे ये रहते हैं, फेक आधार कार्ड बना लेते हैं, राशन का फायदा जो यहाँ भारत की जनता को मिलना चाहिए इनको मिलने लगता है, जमीन कब्जा लेते हैं जो भारतीय जनता की होनी चाहिए वहां रहने लगते हैं, जैसा कि एक रिपोर्ट में भी अभी हमने आपको किशनगंज से दिखाया। तो आप समझिए कि इसका जो असर है, SIR जो हो रहा है या घुसपैठ हटाने की जो कोशिश हो रही है, वो उसका इनके हट जाने से सीधा फायदा भारतीय जनता का ही है, क्योंकि जो राशन का होगा, जो भी मानदेय होगा, सीधे आपको मिलेगा। बांग्लादेशी अगर भारतीय के भेष में रहेंगे तो उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा और ये समझने की जरूरत है लोगों को भी। वहीं आपको बताएं कि स्मगलिंग बहुत बढ़ गई थी, मवेशी की स्मगलिंग, ड्रग्स, हथियार, रैकेट, ये सब करने लगते हैं ये घुसपैठिए। और ध्रुवीकरण का भी पूरा असर चुनावों के दौरान देखा जाता है। अभी बिहार में SIR हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों की बहुत संख्या है और यही वजह कि वहां भी करने की बात हो रही है। हिंदू वोट बीजेपी की तरफ जाते हैं लेकिन मुस्लिम किधर चले जाते हैं? फिर इंडी की तरफ या AIMIM की तरफ। और AIMIM और इंडी गठबंधन यही वजह है कि एक तरह से ये जब SIR हो रहा था तो बहुत एक्टिव थे, अभी भी ममता बनर्जी तैयार नहीं है जो पश्चिम बंगाल में SIR की बात हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि हर घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं और गृह मंत्री भी कहते हैं। ओवैसी कहते हैं कि एक का भी नाम नहीं बता सकते, घुसपैठिए जो हैं एक का भी नाम नहीं बताया जा सकता क्योंकि उनके लिए ये उनको एक अपना वोटर लगता है और यही वजह कि मुस्लिमों के रहनुमा बनने की वो बार हैदराबाद से आकर बिहार में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन NDA 11 साल में सत्ता में रही है और फिर भी घुसपैठ अगर है तो सवाल NDA पर भी उठते हैं कि 11 साल से सत्ता में रहने के बावजूद घुसपैठ के इस मुद्दे को टैकल क्यों नहीं किया जा सका, क्यों इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। तो सारे ही सत्ताधारी दल देखिए इसमें अपना नफा नुकसान देखते हैं, लेकिन ये वो पूरी रिपोर्ट है जिसके जरिए हमने आपको बताया कि घुसपैठ सीमांचल में जो दूसरा चरण है उसमें बड़ा मुद्दा क्यों है। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की जो आज हुंकार भरते दिखाई दिए। गया भी पहुंचे थे, अत्रि विधानसभा पहुंचे थे और बिहार की अलग अलग जगहों पर उन्होंने हुंकार भरी और उनका स्वागत कैसे हुआ है आपको बताएं। योगी आदित्यनाथ बहुत ब्लंट है, उनकी जो कानून व्यवस्था है, बिहार क्योंकि पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का, बुलडोजर एक्शन जब होता है तो बिहार में भी लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि जैसे यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल फिट है, योगी की पुलिस जैसे इलाज करती है, एनकाउंटर करके इलाज अगर करती है तो वही इलाज बिहार के लोग भी अब मांग रहे हैं बिहार में। और यही वजह है कि योगी जब भी पहुंचते हैं किसी चुनावी राज्य तो बहुत 100% एक तरह से सफलता की गारंटी माना जाता है। अब सोचिए हरियाणा गए, वहां पर जीत हुई, महाराष्ट्र गए, वहां पर जीत हुई और अब बिहार जब वो पहुंच रहे हैं तो लोग उनको बड़ी संख्या में सुनने भी पहुंच रहे हैं। आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त मोतिहारी में,
जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उनका स्वागत बकायदा बुलडोजर से हुआ है, क्योंकि जो बुलडोजर न्याय है उनका वो फेमस हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद बिहार में भी हमने कई जगहों पर वो देखा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, आप हर जगह वो बुलडोजर मॉडल एक्टिव देखेंगे। और उस बुलडोजर मॉडल से अब योगी आदित्यनाथ जाने लगे। और यही वजह कि जब वो पहुंचे तो कैसे फूलों से सजा के बुलडोजर के जरिए उनका स्वागत किया गया है। ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हमारी सहयोगी अनामिका सिंह मोतिहारी में मौजूद थी, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कैसे बुलडोजर से स्वागत किया गया योगी आदित्यनाथ का। देखिए, यूपी का बुलडोजर बिहार में फर्राटा भरते हुए चुनाव में कैंपेन कर रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा आप खुद देख लीजिए। मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं आप कि ये बुलडोजर है जिसे सजाया गया है, लेकिन ये बुलडोजर अकेले बुलडोजर नहीं है। इसके पीछे आप ये एक बुलडोजर देखिए, इसके बाद आप आगे बढ़िए, 2 बुलडोजर देखिए, इसको भी देखिए कैसे सजाया गया है। और इसी के साथ अब आप और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जो तीसरा बुलडोजर है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। यानी कि ये बुलडोजर ही नहीं बल्कि बुलडोजर का रेला है जो आगे बढ़ रहा है। अब इतने सारे बुलडोजर कहाँ जा रहे हैं, ये सवाल खड़े होते हैं। तो बता दूं मैं आपको कि ये सारे बुलडोजर जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए। तो देखा आपने अनामिका की रिपोर्ट में कि कैसे योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया गया है। और योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो उन्होंने हुंकार भरी और बहुत सारे प्रश्न भी खड़े कर दिए उन लोगों पर जो इस बार चुनावी मैदान में लालटेन को लेकर उन्होंने कहा कि लालटेन बुझ चुकी है, लालटेन पूरी तरह से बुझ चुकी है और जनता समर्थन नहीं करना चाहती। वहीं राम विरोधियों पर भी योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और ये भी कहा कि जो राम विरोधी हैं वो किसी के सगे नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कैसे शब्दबाण छोड़े हैं आपको सुनवा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा। बल्कि ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस चलाती करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर। ये अपराधी और माफिया किसी के नहीं हुए हैं, याद करना, किसी के सगे नहीं हैं, ये किसी के नहीं है। इनकी न कोई जाति है, इनकी न कोई पाति है, अपराध इनका पेशा है और अपराध के माध्यम से नाजायज संपत्ति को कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो जितनी सख्ती हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया। आपने योगी आदित्यनाथ जब बोल रहे थे मंच से तो आपको माफिया का जिक्र सुनाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने ये कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, एनकाउंटर वाला इलाज करेंगे, तो वाकई वो उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश बदलता दिखाई दिया और अब वही इमेज योगी आदित्यनाथ की जो है, जब भी वो जहां पहुंचते हैं तो उन्हें खींचकर लोगों की भीड़ यहां दिखाई देती है। और योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में बिहार में भी मिलाएंगे तो वो भरोसा जनता को उनकी बात पर होता है। और यही वजह है कि जब उन्होंने उद्घोष किया कि इस बार एनडीए सरकार बननी है तो जनता ने समर्थन में हामी जरूर भरी। हालांकि पता चलेगा कि 14 नवंबर को सिर्फ हामी भरी गई या वोटर्स भी वहां पर पहुंचे, लेकिन उसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बोलने के बाद लोगों में बहुत जोश दिखाई दिया। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में आए बुलडोजर बाबा। बाबा का हेलीकॉप्टर उतरा तो स्वागत में पहले से बुलडोजर तैनात थे।
आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा। सभी लोग सहमत हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें उनके समर्थक बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, उनकी रैलियों में उनका स्वागत अक्सर बुलडोजर करते हैं। मोतिहारी में सीएम योगी की रैली में बुलडोजर लेकर घुसे लोगों ने महागठबंधन पर क्या बोला? योगी जी का ही ये सिंबल है। अपराधियों को सफाई करने के लिए बुलडोजर उनके अपना साथी बन गया है और उस पूरे विश्व में इसका नाम हो गया है। योगी का सिंबल है और क्राइम भगाने के लिए सबसे बड़ी पहचान है ये बुलडोजर के लिए। अपराधी को घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, इसीलिए बिहार में भी ऐसा ही चाहिए। मोतिहारी, पीपरा और गया का अतरी, बेलागंज, ये वो 3 जगह हैं जहां से आज सीएम योगी ने महागठबंधन पर निशाना साधा। लेकिन इन सबके बीच सबसे खास तस्वीर रही बाबा का बुलडोजर, जो अब बिहार में वायरल हो गया है। बाबा का कहना है कि आरजेडी के जंगल राज का इलाज उनके पास है और वो है यूपी में खड़ा उनका बुलडोजर, जो माफिया की छाती पर चढ़कर बोलता है। ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है और तभी तो यूपी का माफिया और अपराधी हुआ है पस्त और नौजवान को रोजगार मिला है तो हुआ है मस्त। बाबा का बुलडोजर सियासत में कुछ ऐसा ट्रेंड कर रहा है कि उनको कॉपी करने वालों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। सपा सांसद इकरा हसन जब चुनावी प्रचार के लिए बिहार पहुंची तो उन्होंने भी ट्रेंड में बने रहने के लिए अपने स्वागत में बुलडोजर की डिमांड रख दी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का ब्रांड बन चुका है बुलडोजर। अब सियासी हलकों में खूब चर्चा बटोर रहा है। कभी खुदाई के काम आने वाला बुलडोजर अब माफिया गुंडों की कब्र खोद रहा है। कभी निर्माण के काम में लगने वाला बुलडोजर अब सत्ता निर्माण में भागीदारी निभा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, यूपी से लेकर बिहार तक बाबा के बुलडोजर की पॉपुलैरिटी फिलहाल टॉप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं समस्तीपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया। जो एआरओ हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एआरओ को, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है क्योंकि वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो बड़े स्तर पर जो लापरवाही की गई थी उस लिहाज से समस्तीपुर में एआरओ को सस्पेंड किया गया। डीएम इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, उन्हें सुन लीजिए। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास आज कुछ पर्चियां लावारिस व्यवस्था में पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया और वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है। इसमें सबकी जाँच की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई है। तो इस बार कार्रवाई समस्तीपुर को लेकर हो गई है और आगे बढ़ रहे हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में दूसरे चरण के चुनावों को लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे उतरे हुए हैं और प्रधानमंत्री ऐसे में कई जगहों पर आज बिहार में पहुंचे थे। हमने आपको सुनवाया भी कि कैसे कट्टे का भी जिक्र आया और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको याद होगा जब आरजेडी की रैली हुई थी, एक छोटे सा बच्चा जो है कट्टे वाला गाना गा रहा था और फिर चर्चा तेज हो गई थी कट्टे को लेकर बिहार में। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने मंच से जिक्र किया कि हम जो बिहार के बच्चे उनके हाथ में किताबें देना चाहते हैं, कट्टा नहीं देना चाहते, डॉक्टर उन्हें बनाना चाहते, रंगदार नहीं बनाना चाहते। प्रधानमंत्री ने आज ये बड़ी बात कही है। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बिहार में प्रधानमंत्री दूसरे चरण के लिए एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनकी ताबड़तोड़ रैलियां चली है आज और देखिए कितनी भीड़ भी पहुंची है, भारी समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। और इसी मंच से जहां वो पहुंचे थे उन्होंने आरजेडी पर कट्टे वाला प्रहार भी किया। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है जिन्होंने ये कट्टा वाली जो राजनीति है उस पर प्रश्न खड़े किए हैं।
कई और चेहरे हैं जिन्होंने इस पर प्रश्न खड़े किए। आरजेडी को किसने किससे इस कट्टे वाली राजनीति पर घेरा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी बच्चों को कट्टा पकड़ाना चाहती है, पकड़ा रही है। वहीं आपको बताएं कि अमित शाह ने भी कहा कि लालू का बेटा शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहा है, शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने यह जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि माफिया को जो पालते हैं वो किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों ने ये जो माफिया राज है या ये कहें जो कट्टा कल्चर है उस पर प्रश्न खड़े किए हैं और सीधे सीधे कह दिया है कि ये जो पूरा एक तरह से चलता आया है बिहार में, ये अब नहीं चलेगा। ये समय बदल चुका है और बदलते समय के साथ बिहार के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो भी करियर को चुनेंगे, वो भी आगे बढ़ने को चुनेंगे, ना कि कट्टे वाली राजनीति को चुनेंगे, ना ही माफिया वाली राजनीति को चुनेंगे। प्रधानमंत्री ने कड़ा प्रहार किया है, कैसे प्रश्न खड़े किए, कैसे जोरदार हमले किए, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। कट्टा सरकार पर आर पार, जनता का फैसला लॉक। 65 वोल्ट का झटका, बिहार होगा किसका? आरजेडी से चिपका जंगल राज, किसकी बहेगी बयार? कट्टा, जिसे जंगल राज का ट्रेडमार्क माना गया, उसकी गूंज सत्ता के गलियारों में फिर सुनाई दे रही है। जंगल राज का मतलब है कट्टा। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। नरेंद्र मोदी के कट्टा का बयान दे रहा था, उन्हीं का पार्टी, उन्हीं के लोग कट्टा चलाता है। बिहार चुनाव में कट्टे पर जोर भी है और सियासी तकरार भी। पीएम मोदी सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विरोधियों को जमकर घेरा और कट्टा और क्रूरता को आरजेडी की पहचान बताई। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी कट्टा, क्रूरता और करप्शन को लेकर आरजेडी पर निशाना साध चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी ने इसी कट्टे को कांग्रेस की कनपट्टी पर रखा और सीएम पद की उम्मीदवारी अपने नाम कर ली। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है, तो कट्टे की गूंज और तेज हो गई है और पहले से ज्यादा धारदार भी। पीएम मोदी ने जनता को एक बार फिर कट्टा याद दिलाया और कहा, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप आरजेडी के नेताओं के इरादे देख रहे हैं। मैं आरजेडी की रैली का एक वीडियो देख रहा था, उसमें मीडिया वाले एक बच्चे से सवाल पूछते हैं और उस बच्चे को पूछा कि बेटा तुम लालटेन वालों की रैली में क्यों आया है? छोटा सा बच्चा लालटेन वालों की रैली में आया है और जब पत्रकार उसको पूछते हैं तो छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है, और वो बच्चा कहता है मैं खुद
रंगदार बनना चाहता हूं। वहीं पीएम मोदी के इस हमले से आरजेडी और कांग्रेस बेचैन हो गई है। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जोड़ लगाया होगा। खैर हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। कांग्रेस ऐसे चीजों को कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं किया। एनडीए लगातार बिहार में विकास, शिक्षा और रोजगार की बात कह रही है और आरजेडी के जंगल राज को सियासी हथियार बना रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रचार में लहरा रहा जुबानी कट्टा किसके सर पर बैठेगा और किसका पट्टा लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बिहार की सियासत में पहचान और प्रतीक सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये हमने देखा है, चुनावी बिसात जब बिछ रही थी तो आपको सारी पार्टियां इसी पर जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही होंगी। धर्म, जाति और छवि, इस पर बहुत फोकस रहता है और इन तीनों को मिलाकर ही सारे सियासी दल अपना समीकरण गढ़ते हैं। और यही वजह है कि खेसारी लाल यादव को जब से यदमुल्ला कहा गया है तब से वो पहले तो इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे मानते हुए कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं यदमुल्ला हूँ। तो सवाल ये है कि क्या ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन गया है, उनके लिए एमवाई वाला फैक्टर जुड़ गया है तो उनको लग रहा है कि अब मुझे इसे इनकैश करना है, या ये जनता से वो सीधे जुड़ने के अपने अंदाज में कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रवि किशन को लेकर उन्होंने फिर से कहा, रवि किशन ने जो उन पर सवाल पूछा था उस पर हमला करते हुए खेसारी कह रहे हैं कि हाँ भाई मैं यदमुल्ला हूं। ये उनकी जो नई राजनीति है क्या उन्हें फायदा पहुंचाएगी? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव पर मुसलमान हितैषी होने का आरोप लगाते हुए उन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाता रहा। अब बिहार में एक नया नाम सियासी धमाल मचा रहा है, वो है यदमुल्ला। इस नाम पर भारी सियासत हो रही है और इसी नाम पर छिड़ी भोजपुरी सितारों की भिड़ंत अब और तेज हो चली है। खेसारी लाल ने मंदिर वाला बयान क्या दिया, दिनेश लाल यादव ने उन्हें यदमुल्ला बता डाला। आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं आप नीतीश जी का विरोध करिए, आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। निरहुआ ने खेसारी को यदमुल्ला क्या कहा, बिहार की सियासी बयार भी बदल गई और चुनावी लड़ाई यदमुल्ला पर आ गई। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कभी तो हम तो एगो और चीज़ देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। खेसारी कल तक तो मंदिर मंदिर ही करते थे, पता नहीं कौन सी वो पढ़ाई है जो महागठबंधन में जाते ही राम मंदिर के विरोधी हो गए। उनके कई गाने हैं उसके पक्ष में। और खेसारी बाबू को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भैया बाबू, राम मंदिर बनने के पहले ना दशरथ हॉस्पिटल बना था।
एनडीए नेताओं की ओर से हो रही इस बयानबाजी को लेकर अब खेसारी लाल यादव खुलकर सामने आए और इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर बेहतर बिहार के लिए बोलने पर यदमुल्ला कहा जाता है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है, और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। इसके साथ ही खेसारी लाल ने बिना नाम लिए दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, मनोज तिवारी और रवि किशन पर भी जमकर निशाना साधा। ये आगे यही थे ना, और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीतता हूँ, रहने दो, इसलिए मैं भी नहीं जीता। बिहार चुनाव अपने अंतिम चरण में है। इसमें बयानबाजी भी होगी, जवाब भी आएगा और भिड़ंत और तेज हो जाएगी। अब यदमुल्ला बिहार की सियासत का टर्निंग पॉइंट साबित होगा कि नहीं, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए एक और चर्चा है, आरजेडी को भारी नुकसान पहुंचाने वाले तेज प्रताप, आरजेडी से निकाले जाने वाले तेज प्रताप ने जब से अपनी नई पार्टी बनाई है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब उनका झुकाव एनडीए की तरफ भी हो रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? दरअसल आज रवि किशन और तेज प्रताप एक साथ दिखाई दिए और उसके बाद क्या बातचीत हुई, कैसे ये इशारा मिला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। सियासत की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न रिश्ते, न विरोध, न ही समर्थन। पटना एयरपोर्ट पर इन दो दिग्गजों के बीच ऐसी मुलाकात हुई जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को जब एक साथ देखा गया तो नई राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया। जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। इन तस्वीरों को देख लालू का किला हिल गया होगा, तेजस्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। चुनावी मैदान में तेज तेजस्वी पहले से ही आमने सामने हैं, दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। लेकिन अगर तेज प्रताप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आरजेडी की साख पर बट्टा लगा देंगे। जो हम तो कहे ही ना शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। रवि किशन और तेज प्रताप की तस्वीर नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दे रही है और नई सियासी राह खोल रही है, क्योंकि रवि किशन ने कहा है कि तेज निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और दिल से बोलते हैं। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। हालांकि तेज प्रताप ने यह साफ किया है कि रवि किशन उनकी चुनावी सीजन की पहली मुलाकात थी और यह सिर्फ संयोग था, न कि किसी राजनीतिक गठबंधन की औपचारिकता। लेकिन रवि किशन के बयान और तेज प्रताप की लचीली राजनीतिक स्थिति ने अटकलों को हवा दे दी है। 14 को नतीजे आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव की पार्टी किस ओर झुकती है, विपक्ष की राह या सत्ता के साथ समझौता। अब देखिए, मुलाकात तो हुई तेज प्रताप और रवि किशन में, और जो बात कही गई वो संयोग तो कहा जा रहा है, लेकिन वो प्रयोग भी हो सकता है और चुनावों के बाद जो नतीजे आएंगे वो सब कुछ तय करेंगे। इस पर हमारी लगातार नजर है। बिहार से बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ सीधे बिहार से। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।